वालेकुम। आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पांचवा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं कि जब हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं तो हम किसी दूसरे फंक्शन को एज एन ऑब्जेक्ट पैरामीटर दे सकते हैं। और फिर अगर एक क्लास बन गई, अभी तक जितनी एग्जांपल हमने की हैं या एक्सरसाइज की हैं उसमें हमने देखा कि एक क्लास के कुछ ऑब्जेक्ट बना लिए। अब हम क्या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लें कि अगर आप एक बुक क्लास बनाते हैं, तो अगर आप एक लाइब्रेरी क्लास बनाते हैं तो दैट विल हैव कलेक्शन ऑफ बुक्स। तो अब लाइब्रेरी क्लास होगी वो उस दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप की फॉर्म में बनाएगी और फिर उसको मैनिपुलेट करेगी। तो अब हमारे पास एक लाइब्रेरी भी हो सकती हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज भी हो सकती हैं। तो अगर हम कहते हैं फलां लाइब्रेरी में कौन सी बुक एक्सपेंसिव है, या फलां लाइब्रेरी में क्या एवरेज प्राइस है बुक्स की, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आप फिर कैसे कर सकते हैं। तो इट मीन्स वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एंड देन सम क्लासेस विच विल हैंडल दोज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो लाइब्रेरी क्लास बुक क्लास के ऑब्जेक्ट को हैंडल करेगी, इस तरह मेंबर्स को भी हैंडल कर सकती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे थोड़े से प्रोग्राम आप बिगर प्रोग्राम लिखने की तरफ आप जाते हैं। तो आइए प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं ताकि हमें इनकी एग्जांपल्स और एक्सरसाइज का कम्प्लीटली आइडिया हो सके। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर जो भी बताया, तो एरे मीन एरे कह लें कलेक्शन कह लें एक ही बात है। और ड्राइवर हम उन क्लासेस को कह देते हैं जो दूसरी क्लासेस के ऑब्जेक्ट को यूज़ करती हैं, यूज़ करने को ही आप ड्राइव करना कहेंगे। तो इसके तीन बेसिकली लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो भी मैंने आपको उसमें टाइटल में बताएं, तो वही है। आइए अब जल्दी से हम किसी एग्जांपल पे शिफ्ट होते हैं। तो आप इसको देखिए कि फंक्शन पैरामीटर, और पैरामीटर जब हम भेजते हैं जब फंक्शंस के टॉपिक में हम देखा कि पैरामीटर बाई वैल्यू भी हो सकता है, पैरामीटर बाई रेफरेंस भी हो सकता है। तो ये भी अभी हम कवर करते हैं विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। लेकिन ये जो भी कोड लिखा हुआ है पहले इसको ज़रा एक नज़र समझ लें। तो यहाँ पे जो क्लास हमने स्टूडेंट बना ली उसके हमने तीन एट्रीब्यूट रख लिए, ठीक है। जो भी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट होगा उसमें नेम, आईडी और सीजीपी होगा। और इस तरह से हमने एक ये भी कंस्ट्रक्टर बनाया, इसके अंदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी मिसिंग है बाय द वे। तो उसमें हमने क्या किया, तीनों प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज कर दिया या एट्रीब्यूट्स को वैल्यू असाइन कर दी। और यहाँ पे दो गेटर फंक्शन है, एक नेम को गेटर रिटर्न कर रहा है, एक आईडी को रिटर्न कर रहा है। सीजीपीए का कोई नहीं है, आप इस एग्जांपल को लेके अपने तौर पे चेंज कर सकते हैं। जब आप कोड को लेके चेंज करते हैं वहीं से बेसिकली लर्निंग स्टार्ट होती है। तो अब आप देखिए एक ये वाला जो फंक्शन नीचे लिखा हुआ है इसका क्लास से ताल्लुक नहीं है, ठीक है। क्लास तो यहाँ पे एंड हो गई। तो ये एक इंडिपेंडेंट सा फंक्शन है लेकिन उस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको यहाँ पे नज़र आता है। तो हम कोई भी इसको पैरामीटर देंगे तो ये उसका नाम और उसकी आईडी और उसका सीजीपीए सी आउट कर दे। तो आप यहाँ पे देखें तो दूसरी साइड पे हमारा मेन फंक्शन है। इसके अंदर हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ठीक है। एक का नाम जैसे असद रख दिया, एक का नाम मलिक कर दिया। वैसे तो यहाँ पे ये एक एरर जनरेट कर देगा। चलें, ये भी एक अच्छा है कि आपको एक कोड ऐसा मिले जिसमें एरर्स हों तो आप उसको रिमूव करें। यहाँ से गेस कर सकते हैं कि क्या एरर आ सकती है। अगर आपको थोड़ा हिंट दें तो यहाँ से एक वैल्यू और यहाँ पर आगे तीन वैल्यू है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको भी यहाँ पे बेसिकली तीन वैल्यू ही देने पड़े, असद का आपको आईडी भी देना पड़ेगा और असद का आपको सीजीपीए भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉमा दे के दो वैल्यू और ऐड करेंगे, दो और ऐड करेंगे तो एरर रिमूव हो जाएगी। आप देखें वो फंक्शन जो हमने लिखा था उसको S1 के लिए भी कॉल कर रहे हैं, S2 को भी। तो जो स्टूडेंट का देंगे उसी स्टूडेंट का हम उसे नेम और ये आ जाएगा। लेकिन अब ये वाली एग्जांपल जो है ये पैरामीटर बाय वैल्यू की है। वैल्यू का मतलब ये कि अगर हमने S1 ऑब्जेक्ट दिया तो ये स्टूडेंट क्लास ने एक और ऑब्जेक्ट बना लेगा अपने लिए S1 से मिलता जुलता, उसकी एग्जैक्ट कॉपी बना लेगा जिसे हम कहेंगे S, ठीक है। और ऐसे ही है जैसे आपको कोई एक डॉक्यूमेंट दिया जाए, मैं को इसमें से स्पेलिंग मिस्टेक निकाल दें तो आप पहले उस डॉक्यूमेंट का एक नया उस बिल्कुल डुप्लीकेट बना लें और उसमें स्पेलिंग चेंज कर दें तो ओरिजिनल हमारी चीज़ एज इट इज़ रहेगी। ये एक सेफ अप्रोच कह सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर के हिसाब से इसका नुकसान ये है कि आपको मेमोरी डबल यूज़ करनी पड़ जाती है। जो उस डॉक्यूमेंट का साइज होगा उतना ही मेमोरी में आप लेके आएंगे। तो हम उस प्रोग्राम को ज़्यादा बेहतर समझते हैं जो कम मेमोरी यूज़ करे। तो ये जो है पैरामीटर बाई
वैल्यू ऑब्जेक्ट के अंदर यूजफुल अप्रोच नहीं है। अब आप आते हैं तो इसको ज़रा एक डायग्राम से भी क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल S1 S2 S3 तीन कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये आपने मेन फंक्शन के अंदर क्रिएट कर लिए। अब आप एक वो लिखते हैं अपडेट नेम के हिसाब से या कोई भी इस तरह से फंक्शन वही लिखा है। आप पिछले और उसमें देखें तो यहाँ पे ये एम्पर साइन नहीं था पिछली एग्जांपल में, पिछली स्लाइड में आप देखें तो एम्पर साइन मीन एड्रेस ऑपरेटर के साथ है। तो अब ये पैरामीटर बाई रेफरेंस हो गया। रेफरेंस का मतलब है कि जो ही आप उसको कोई भी नेम देते हैं इस तरह से, अपडेट, ये जो अपडेट नेम के नाम से फंक्शन है, तो एस क्या होगा, एक पॉइंटर टाइप, एक रेफरेंस बन जाएगा उसी का। ठीक है। और ये किसको रेफर करेगा, जो आप उसको पैरामीटर देंगे। अब आप जैसे अपडेट नेम, अच्छा एक इसको करने के लिए तो कभी ये एस जो होगा S1 को पॉइंट आउट करेगा, डिपेंड करता है मेन के ऊपर। जब आप कॉल करते हैं तो कौन सा ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर देते हैं। S1 पैरामीटर देंगे तो ये वाला एस होगा, इसके साथ जो S2 देंगे या S3 वट एवर, तो इट इज़ रेडी टू पॉइंट आउट एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी के साथ भी लिंक हो जाएगा। तो आप देखें ये नया, जैसे मैंने पिछले आपको भी डॉक्यूमेंट की एग्जांपल दी, तो आप किसी ने आपको कहा जी ये मेरा CV है, आप उसे कह देते हैं अच्छा ये रिज्यूमे है, या कुछ इस तरह से कोई और नाम उसका रख लें, लेकिन आप डॉक्यूमेंट 1 कह लें, उसको कुछ भी कह लें। ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने चीज़ तो वही रही ना, नाम डिफरेंट रख लिया। तो इस तरह से भी नाम उसका यहाँ पे फंक्शन के लिए, अपडेट नेम फंक्शन के लिए ये एस नाम होगा। ये जो मेन फंक्शन में, मेन फंक्शन के लिए S1 S2 3 होंगे, क्योंकि दूसरा फंक्शन इस नामों को नहीं जानता। जो चीज़ किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर की जाती है उसका स्कोप भी वही फंक्शन होता है, उस फंक्शन के बाहर उसको कोई नहीं जानता। तो यहाँ पे हम कहेंगे नहीं इनको तो जानना है, लेकिन दूसरे को कहेंगे अच्छा हमारे ऑब्जेक्ट का फिर नाम आप चेंज कर लें। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट यही होगा, तो आप उसी तरह से ही आप चलेंगे। तो यानी कि एक डॉक्यूमेंट को आपने कोई और नाम भी रख लेंगे, लेकिन चेंज करेंगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में ही चेंज आएगी। एक उसका ये कि अगर हम कहते हैं चेंज नहीं होनी चाहिए, उसे रीड ओनली फॉर्मेट में ले लें। जैसे हम कोई चीज़ एज अ पैरामीटर दें तो आप उसको उसी को ही चेंज कर दें, वो तो एज अ सैंपल आप ले रहे हैं, रीड ओनली फॉर्म में लेना चाहते हैं, तो आप उसके साथ एक कांस्टेंट का वर्ड यूज कर लें। इन दैट वे ये क्या करेगा, ये उस जिसको भी आप पॉइंट आउट करेगा, आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं करेगा, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना नेम CGPA जो कुछ भी है। अगर कोई सेटल फंक्शन है तो आप यहाँ पे आप उसका नाम चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रीड ओनली फॉर्मेट में हर ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। तो मेमोरी सेव करने के लिए आपको हमेशा एम्परसैंड यूज करना चाहिए, कॉन्स्ट लिखने से तो बहुत अच्छी अप्रोच है। और अब आपके लिए एक प्रैक्टिस है, आप देखें ये तीन किताबें बनी हुई हैं, तो आप क्या, आपके पास एक टास्क है, एक क्लास लिखें बुक। ठीक है, और उसमें टाइटल और प्राइस रख लें, टाइटल स्ट्रिंग या प्राइस कोई भी इंटीजर या फ्लोट जो भी आप रखना चाहते हैं। तो एक्चुअली C++ में काम करने का एक ही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम लिखते हैं। तो अब आप कोई देखिए, बिल्कुल हिंट एक दिया गया, कोई खास चीज़ें नहीं है, कोई CNC और किधर आना है किधर नहीं आना, फंक्शन कितने होंगे, कंस्ट्रक्टर होंगे नहीं होंगे, ये सारे डिसीजन आपने खुद लेने होते हैं। तो आप तो उसमें कोई बात नहीं, गलती भी होती है तो कोई मसला नहीं है। अब आप उसको, लेकिन वी स्टार्ट राइटिंग क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है। तो बिल्कुल बगैर किसी हेल्प के, बगैर किसी AI टूल के, किसी तरह से भी आप ये चीज़ें लिखें। उसमें कंस्ट्रक्टर ऐड करें इनिशियलाइज करने के लिए, आप कहें इसमें क्या कंस्ट्रक्टर होगा, तो अभी जो पीछे एग्जांपल दिया वो सामने रख के इसका कंस्ट्रक्टर लिख लें बुक का। और उसमें गेटर फंक्शन, उसमें भी गेट नेम इस तरह से रखेंगे, इसमें भी कोई गेटर फंक्शन सेटर आप रख सकते हैं। एक तो क्लास लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है। दूसरा, अब चूंकि हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर, तो एक फंक्शन रख इसमें डिक्लेयर करें, वो क्लास के अंदर नहीं होगा, क्लास से बाहर होगा। ठीक है, क्लास से कोई लिंक नहीं है, बस इतना ही लिंक होगा कि उसका एक ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर तौर पर ले रहा है। इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पे कॉन्स्ट लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब जिसके बुक के साथ हम वो फंक्शन कॉल करेंगे तो फंक्शनिंग परफॉर्म हो गया गया वो उसकी, अच्छा कॉस्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने उसकी 8% प्राइस डिस्काउंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट नहीं लिखेंगे तो फिर डिस्काउंट आप नहीं दे, डिस्प्ले कर सकेंगे लेकिन एक्चुअल चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट ना लिखिएगा। और मेन फंक्शन के अंदर आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट बना लें बुक क्लास के। ठीक है, कुछ के साथ डिस्काउंट फंक्शन कॉल कर लें, कुछ के साथ ना करें। ठीक है, उसके बाद आप सारे ऑब्जेक्ट्स का डाटा डिस्प्ले करें, तो आप देखेंगे जिस जिसके साथ डिस्काउंट का फंक्शन कॉल हुआ है उनकी प्राइस लोअर हो गई है।
8% रिडक्शन हो गई, ठीक है। अब दोबारा कॉल करेंगे, फर्दर 8% लोअर कर देगा। तो अब ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल 16% किसी को आपने कंसेशन देनी है, डिस्काउंट देना है, तो उसे 2 दफ़ा आप उसके साथ कॉल करना। तो आप बड़े अच्छा, यानी कि ये बड़ी अच्छी लर्निंग एक है आपके लिए एक्सरसाइज। इसको ज़रा पढ़ लें, यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप कोड लिख लें, देन ट्राई इट। ओके, वी मूव फॉरवर्ड। तो अब हम देखते हैं, हमारा दूसरा पार्ट है। दो ही हमारे यहाँ पे पढ़ने हैं, ऑब्जेक्ट्स एज पैरामीटर, और एक दूसरे होंगे आपके कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। और बाद में आप किसी वक्त जावा करेंगे तो उसमें सारे डाटा स्ट्रक्चर जितने भी, उनको हम कलेक्शन कह देते हैं, वो वेक्टर हैं या कुछ भी हैं। तो अभी जब प्रोग्रामिंग आप सीख रहे होते हैं, फिर खाली हम एरेज तक ही रहते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे एआई टूल के थ्रू देख लेते हैं, वेक्टर का यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँ तो अभी एरे को आप अच्छे तरीके से यूज़ करना सीख लें। उसके बाद आप बिल्कुल वेक्टर यूज़ करें। वेक्टर बहुत अच्छा है, डाटा स्ट्रक्चर है, वो भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। अच्छा जी, अब आते हैं, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। अब एक छोटा सा ये प्रोग्राम लिख लेते हैं। जैसे अभी हमने क्लास बुक बना ली, उसके अंदर हमने दो चीज़ें उसकी रखी हैं, और उसका ये कंस्ट्रक्टर बना लिया है। ठीक है, तो अब इसमें ये वाली एक बेहतर अप्रोच होती है कि आपको ओवरलोड नहीं करने पड़ते। ठीक है, तो आप पहले स्ट्रिंग दे दें, तो पैरामीटर बाई वैल्यू भी आ गए हैं। ठीक है, तो आप उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट आर्गूमेंट जिसे हम कह देते हैं। तो अगर आप वैल्यू दे देंगे तो इसको ओवरराइट कर देगी, अदरवाइज वो यूज़ पूरा नहीं कर लेगा। तो अगर आप टाइटल और प्राइस नहीं देंगे तो वो अपनी तरफ से ब्लैंक और वो ज़ीरो कर देगा। और दूसरा ये डिस्प्ले फंक्शन है, इसी के अंदर हमने बना लिया। अभी हम इसको भी चेंज करेंगे, इसमें थोड़ा सा काम अभी मैंने ये कर दिया, डिस्प्ले फंक्शन के अंदर टाइटल प्राइस इस तरह से चीज़ें डिस्प्ले कर दी। आप यही वाला काम जो है, डिस्प्ले फंक्शन रिमूव करके गेटर फंक्शन डाल के वही काम कर सकते हैं। तो ये एक और टास्क है। पहले हम चीज़ों को ज़रा सिंपल करते हैं, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हमें अवॉइड करना होता है सी आउट को एज मच पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे क्लास खत्म हो गया, और राइट साइड पे हमारा मेन फंक्शन आ गया। अब क्रिएटिंग अ थ्री बुक ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये हमारी क्लास इधर है, और यहाँ पे उसके ये ऑब्जेक्ट बन गए। अब जब ऑब्जेक्ट बन गए तो हमने एरे बन गई, तो हम कहते हैं अपनी मर्जी से उनको वैल्यू देना चाहते हैं, दैट्स वेरी गुड। अगर आप ओमिट करना चाहते हैं तो फिर वो ऑब्जेक्ट होंगे वैसे के वैसे ही डिफॉल्ट वैल्यू के साथ बन जाएंगे, यानी कि टाइटल कुछ भी नहीं होगा, प्राइस जीरो होगी। ये डिफॉल्ट वैल्यूज है। तो यहाँ पर आप कहते हैं कि मैं C++, पाइथन या डाटा स्ट्रक्चर, ये बुक हैं, ये उनकी कुछ प्राइसेस हैं, तो ये आपने उसको असाइन कर दी। अब इसमें से हम कहते हैं ओके, तो कैन वी डिस्प्ले देम, तो अब आप यस आप उसका लूप लगाएं और उनकी वैल्यू को डिस्प्ले कर लें। तो इस एग्जांपल में क्या कर रहे हैं, हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट के पास कुछ वैल्यू और उसे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल। ठीक है, आप इस प्रोग्राम को चेंज करना चाहते हैं, तो आप लाइब्रेरी को तादाद बढ़ा लें, उसमें 3 नहीं 4 कर लें किताबें। ठीक है, तो आप जितनी भी 10 कर लें वट एवर, और उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे, बताएं चलें जी एवरेज प्राइस निकालते हैं। ठीक है, ये वाला काम आप ले लें। हाईएस्ट जो प्राइस वाली बुक है उसका टाइटल क्या है। ठीक है, तो इस तरह से, या फलां टाइटल की कितनी किताबें हमारे पास है, C++ प्रोग्रामिंग के नाम की कितनी किताबें हैं। तो ये जितने आपको ये मैं टास्क बताई जा रहा हूँ, इससे रिटर्न जीरो से पहले एक एक को करने की ट्राई करें। अगर ना हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछें। तब एक एक्सरसाइज कर लें आप, इसके अलावा जैसे बुक किया, तो अब आपके पास होगा एक कार, आपने क्लास बनानी है जिसमें ब्रांड ईयर और प्राइस हो जाएगा, किस ब्रांड की कार है, किस क्या मॉडल है उसका। और उसमें 5 ऑब्जेक्ट बना लें, इनके कलेक्शन ऑफ 5 कार, जैसे आपका एक स्टोर होता है जिसमें कारें खड़ी हैं, तो पांचों की डिफरेंट स्पेक्स हो सकते हैं। और उसके अलावा एक फंक्शन बना लें डिस्काउंट का, यानी कि पिछली दो एग्जांपल्स का ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो जिस जिस के साथ आप कॉल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जो ऑड नंबर के ऊपर है उनके ऊपर डिस्काउंट है, से 0 तो इवन है, जो 5 के ऊपर यानी कि इंडेक्सिंग होगी ना 0 to 4, तो आप उस इंडेक्सेस के हिसाब से जिनकी इंडेक्स जो है ऑड है उनके ऊपर आप डिस्काउंट दे देते हैं, या इवन वालों को डिस्काउंट दे दें, समथिंग इस तरह का फंक्शन आप लिखें। और आप कुछ चीज़ें यूज़र से लें, डिस्प्ले कराएं, कांस्टेंट वैल्यू दे के डिस्प्ले कराएं। यानी कि यहाँ पे ये बहुत ही, इनको कोई कोड नहीं है,
तो आपने टोटली फ्रॉम स्क्रैच आप कोड लिखते हैं, तो उससे आपको आइडिया होगा। तो ये सारी प्रैक्टिसेस हैं, अगर आप करते हैं फिर कोई ना कोई बुक ज़रूर पढ़ें, या C++ के ऑनलाइन ट्यूटोरियल है, या यहाँ पे आप चैट जीपीटी से हेल्प लें, या कोई भी एआई टूल से उसे कहें कि हमें कोई इस तरह के टास्क दे दो, मेरा यहाँ तक नॉलेज है, मुझे क्लास बनानी आती है, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर फंक्शन ये लिखने आते हैं, और मुझे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना आती है, गिव मी 10 टास्क, सिंपल टास्क, तो 10 टास्क मिल गए, एक एक को करना शुरू कर दें। तो और जो चीज़ें हो सकती हैं, इस तरह से लाइब्रेरी की क्लास बना के देख लें। अभी हमने लाइब्रेरी जो है मेन के अंदर ही बनाई थी, अब आपने एक अलग से क्लास बनानी, और उसके भी होंगे उसके पास ऑब्जेक्ट, फिर लाइब्रेरी से पूछेंगे बताएं, बल्कि लाइब्रेरियाँ भी कई बना लें। ठीक है, फिर आप इस तरह से हैंडल करेंगे, लाइब्रेरी 1 के अंदर कितनी किताबें हैं, चलेंगे बताएं, लाइब्रेरी 2 के अंदर एक्सपेंसिव किताब कौन सी है, लाइब्रेरी 3 के अंदर एवरेज प्राइस क्या चीज़ है। इस तरह का डाटा आप हर लाइब्रेरी से ले सकते हैं। तो ये वाला एक बहुत अच्छी एग्जांपल हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ उसका खैर आपको दी भी गई है। ये क्लास देखिए हम अलग से बनाई है लाइब्रेरी, उसमें ये प्राइवेट बनाई है। लाइब्रेरी के अंदर चले हम सादा सी लाइब्रेरी बनाते हैं जिसके अंदर सिर्फ 2 किताबें हैं। ठीक है, तो ये उसका कंस्ट्रक्टर हो गया। हाँ, जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये होगा। ठीक है, तो दोनों को वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू साइन कर देंगे, तो ये फंक्शन आपके बनाने के लिए है। ठीक है, इन फंक्शन को बनाएं, और मेन के अंदर आपने बुक क्लास को यूज नहीं करना, लाइब्रेरी क्लास को यूज करना है। लाइब्रेरी जो होगी आगे बुक क्लास को यूज करेगी, यानी गेटर सेटर फंक्शन यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हम क्लासेस लिख के क्लासेस को किसी और क्लासेस के अंदर यूज करके, इसे हम हैज आर रिलेशनशिप भी कहते हैं, कंटेनरशिप भी इसको कहा जाता है। लाइब्रेरी हैज बुक्स, ठीक है, वन ऑब्जेक्ट कंटेन्स अदर बुक, कंटेनरशिप भी इसी को कहा जाता है। तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, आप इसको वो कर सकते हैं। इससे मिलती जुलती एक और एक्सरसाइज है कि आप क्लास प्रोडक्ट बना लें और एक स्टोर बना लें। स्टोर के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट होती हैं, तो अब आपके पास बहुत सारे स्टोर भी हो सकते हैं। आप 2-3 स्टोर बना लें, हर स्टोर के अंदर 5-5 6-6 प्रोडक्ट्स हैं। तो आप बताएं सारे स्टोर की टोटल जो है वो कितने उसमें प्रोडक्ट्स हैं, किस में ज़्यादा एक्सपेंसिव है या कोई चीज़ है। तो ये फंक्शन, आप फंक्शन अपने तौर पे सोचें, कोई स्टोर आपने से बना लिया, उसमें प्रोडक्ट पड़ी हुई, तो आपके क्या इंटरेस्ट होंगे, वो इंटरेस्ट आप फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो आज की प्रेजेंटेशन के लिए इतना ही है। अगर आप इसके हैंड आउट्स देखना चाहते हैं, तो ये मेरी साइट है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, Google G-E-L-L-E लिखना था। और ये मेरी क्या वेबसाइट है, ये मेरा ऑफिशियल ईमेल है, ये मेरा प्राइवेट ईमेल एड्रेस है। आप ईमेल करना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम। तो आज के लिए इतने, अगर क्वेश्चन है तो आई विश कि आप पूछें। थैंक यू वेरी मच।